रेडी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके एग्जामपुर चैनल से पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। शगुन मैम का सेशन शाम के 6 वाला है ना, केमिस्ट्री सेशन। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम अगेन। गुड इवनिंग, राम राम, शस्त्र खाल, आधा वर्ज है, वॉट एवर यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद। हाँ जी, जाट सनी सहरावत ओके कह रहे धक्का मुक्की मत करो मैडम, सबको देंगी ज्ञान। ठीक है, हाँ भाई, ओके धक्का मुक्की नहीं। चलो, नायब त्रिपाठी, अंकित आर्या, एग्जामपुर वॉरियर, वेरी गुड। जय सिंह, राजो, रेनू, शौर्य, टेक्निकल अजहर, ओके लव यू ऑल। इनोसेंट जाट, जयेश तिवारी, टेक्निकल अजहर, वेरी गुड। शिवानी, अभिषेक, नेकपाल, अंकित, स्वीटी, अनूप, और ये कौन आया? शगुन मैम का लाडला शोभित। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चा। आई एम वेनॉन, ओके जी, राधे राधे। शौर्य, संजय यादव, ज्योति गुप्ता, निखिल चौधरी, मिनी, काजल पाठक, अश्विनी, संजीव, हिमानी वैश्य, वेरी गुड इवनिंग। गौरव सूर्यन, दिलीप दिल्लू जी। भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन, राहुल, श्रीकांत, भावेश, विष्णु, तन्मय, लाल मैम, ओके जी। मैम पहली बार इस तरह पढ़ रहे हैं, इट्स ओके। अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है। अभी ऐसे समझो आपका दूसरा या तीसरा मेन चैप्टर ये शुरू हुआ है। नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। कल हमने आपसे एसिड बेस और साल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत सारे बच्चों की कॉपी में ये चैप्टर पहुंच जाए, ठीक है, तो इस सेशन को फटाफट से शेयर मार दीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि जो भी चीजें यहां हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज मैं और बता दूं, तुम लोग जब कॉपी में नोट्स बनाते हो तो थ्योरी, जैसे एमसीक्यूज जो डिस्कस करती हूं, उस एक रजिस्टर को आधा आधा बांट लेना। एमसीक्यूज अलग रखना और थ्योरेटिकल पोर्शन अलग रखना। इतने तो समझदार हो यार। ठीक है, आज इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल को जो पढ़ाया था उसके आगे प्रोसीड करेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण थोड़ा सा जान लेते हैं इस आने वाले बैच के बारे में। ठीक है, ये नया बैच आया हुआ है, किसका नाम है? एकलव्य। किसके लिए? एनटीपीसी जो ग्रुप डी की भर्ती है ना। इसकी टैगलाइन रखी गई है गुरु दक्षिणा, बिकॉज इसकी फीस गुरु दक्षिणा जैसी रखी गई है, जिसमें सभी आपके एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको टीच करेंगे। और इसमें हम कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ विद द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी विद द पीडीएफ एंड द टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट जो आपको अलग से परचेज करने पड़ते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऑलरेडी पुराने बच्चे ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर 2 नंबर आपको दिख रहे होंगे। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीजें आज भी हम एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में। क्लास को आगे प्रोसीड करो। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार, रोहित चौधरी, सोनू कुमार, महोबा यूपी, ओके। मुकेश बेनीवाल, ठाकुर साहब, स्वीटी, वेरी गुड। शीतेश प्रजापति, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। संजना, रवि, सोनू, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। फटाफट कॉपी खोलो और चीजें नोट करना शुरू करो। कल हमने आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस की थी? वही बेसिक चीजें। क्या? आर्हीनियस की थ्योरी जो कहती थी कि वह सभी पदार्थ जो कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, है ना। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, मतलब जैसे कास्टिक सोडा, है ना, और मतलब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये उसका लिख दिया है। ये लिखा गया है HCl का, और ये लिखा गया है नाइट्रिक एसिड का, है ना, रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन इज द आइडेंटिटी ऑफ एसिड्स एंड द हाइड्रोक्साइड आयन इज द आइडेंटिटी, कि सभी वह पदार्थ जिनमें आपको OH आयन दिखाई दे, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसको क्षार के रूप में कल मैंने आपको बताया था। इसी के साथ मैंने आपको बताया था क्या? हाँ, इसी के साथ मैंने आपसे डिस्कस किया था, जस्ट अ मिनट, कहां पे दिक्कत आ रही है? ओके, ठीक है। हाँ, इसी के साथ मैंने आपको बताया था क्या, कि आप जब किसी एसिड के फॉर्मूला में
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो, जब किसी एसिड के फॉर्मूला में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो साथ, इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको बोला जाता है। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे आपसे। इसे कार्बोक्सिलिक समूह बोला जाता है, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, जब किसी फॉर्मूला में ये कैपिटल सी, कैपिटल डबल ओ और कैपिटल एच साथ साथ दिखाई दे, याद रखो ये ज्यादातर कौन से अम्ल होते हैं, ये ज्यादातर दुर्बल अम्ल होते हैं। हिंदी मीडियम, हिंदी में भी इसी को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, हिंदी में भी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह। ये दुर्बल अम्लों की पहचान है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ज्यादातर जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, ज्यादातर जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, ये मत सोचना कि बहुत शॉर्टली ले रहे हो, ब्रीफली ये चीजें कल हमने डिस्कस की हैं, आप थोड़ा सा बैकअप रिवीजन ले रहे थे, ठीक है। तो नेचुरल एसिड्स या प्राकृतिक अम्ल मतलब दूध में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड, टमाटर में प्रेजेंट ऑक्सैलिक एसिड, इमली में प्रेजेंट टार्ट्रिक एसिड, शरीर में यूरिक एसिड, है ना। तो कहने का मतलब वह सभी अम्ल जो प्रकृति की देन है, ईश्वर के द्वारा किसी फल, वनस्पति, किसी फ्रूट में या फिर हमारे शरीर में बन रहा है, वो दुर्बल अम्ल होगा, ऐसे याद रखिए। और हमने आपसे 2 एसिड इस बहाने डिस्कस भी किए थे, कौन कौन से, HNO3 सल्फ्यूरिक मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आज बढ़ाओ बात को, कॉपी में लिखो HCl। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी मीडियम आप भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से इसको याद रखेंगे। एग्जाम इसको कैसे कैसे पूछता आया है और हमें कैसे इसे याद रखना है, वन डे एग्जाम आपको किस तरीके से इसे पूछेगा, पहले ध्यान रखो। पहले वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं, ये ऐसा एसिड है जो ना केवल लैब में बनाया जा सकता है, प्रबल अवस्था में भी मिलता है। और अगर हम बात करते हैं क्या हमारी बॉडी में, तो हाँ, हमारी बॉडी में आपको बायो में पढ़ाया जाता है जठर रस, हिंदी में आमाशय में जठर रस या जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, उसके साथ ये बहुत डाइल्यूट फॉर्म में आपकी बॉडी से भी रिलीज होता है। अगर जठर रस के साथ, बाइल जूस के साथ अगर HCl रिलीज ना हो, उत्सर्जित ना हो, तो फिर भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है, चीजें आ रही हैं समझ में, तो याद रखिएगा, इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन। क्या याद रखोगे, इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, इन फूड डाइजेशन, ठीक है, ठीक है, इन फूड डाइजेशन। इस तरीके से याद रखो, भोजन के पाचन में सहायक है, हिंदी में भी लिख लो, भोजन के पाचन में सहायक, हिंदी में लिख लो, पाचन में सहायक, इस तरीके से। और यही अगर सपोज हमने जंक फूड ज्यादा खा लिया या आपकी डाइट अप एंड डाउन हो गई किसी दिन, तो यही एसिड जब एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज कर जाता है तो हम कहते हैं क्या हो रहा है, पेट में एसिडिटी हो रही है। तो याद रखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट की अम्लीयता का कारण बनेगा, तो लिखो यहां पर, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिखो, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टमक एसिडिटी, स्टमक एसिडिटी, हिंदी में लिखो, लिखो, ये पेट की अम्लीयता का कारण बनता है, हिंदी में लिख लो, लिखो, ये पेट की अम्लीयता का कारक है, पेट की अम्लीयता का कारण है, पेट में एसिडिटी इसी के कारण होती है। और क्या याद रखना है आपको, इसे म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किस एसिड के नाम से जाना जाता है, हाँ, तो याद रखो, इसे म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, नोट करो, इसे म्यूरिएटिक एसिड, हिंदी और इंग्लिश दोनों म्यूरिएटिक ही लिखेंगे। म्यूरिएटिक एसिड हिंदी में भी जब आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरीके से इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। कहो मैडम ये म्यूरिएटिक क्या होता है, म्यूरिएटिक साल्ट्स बनते हैं कॉमर्शियल लेवल पे। कॉमर्शियल लेवल पर जब भिन्न भिन्न प्रकार के बहुलक वगैरह, मतलब ना केवल प्लास्टिक बनती है डिफरेंट टाइप की, उसमें म्यूरिएटिक साल्ट्स यूज होते हैं। इसके अलावा चमड़ा वगैरह, कहीं पर सिंथेटिक रेशे वगैरह बनते हैं तो म्यूरिएटिक साल्ट्स का यूज होता है। तो याद रखो, इसे म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से एग्जाम कई बार
पूछ चुका है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है? वैसे देखा जाए लैब में जब ये निर्मित किया जाता है तो प्रबल अम्ल है, लेकिन बॉडी में आप अब एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एग्जाम पूछे HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर वो तुमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछें कि भोजन के पाचन में सहायक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, तो याद रखो बॉडी में जो ये रिलीज हो रहा है ये बहुत डाइल्यूट क्वांटिटी में रिलीज होता है, ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आपकी, अब वही मैं बोलूंगी कि एसिड अटैक वाला जो एसिड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इन चीजों को आप ऐसे याद रखिए। इसी तरीके से नोट करो, लिखो बोरिक एसिड। कौन सा एसिड? बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, इसे याद रखो। ये एक ऐसा एसिड है जो कि कहीं ना कहीं सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे दाद वगैरह हो जाता है, घमौरियां हो जाती हैं, तो जो पाउडर लिखे जाते हैं, घमौरी नाशक पाउडर का पुराना क्वेश्चन आपसे बनता आया है, तो याद रखो इसे सौम्य अम्ल भी कहते हैं। इट इज अ सॉफ्ट एसिड, नोट करो, इट इज अ सॉफ्ट एसिड। इसे सौम्य अम्ल के नाम से मैचिंग करवाई गई है कई बार आपसे। मिलान करिए कौन सौम्य अम्ल है। ये एक एंटीसेप्टिक एसिड है, यह एक एंटीसेप्टिक एसिड या एंटीसेप्टिक अम्ल के नाम से एग्जाम आपसे कई बार पूछता है, एंटीसेप्टिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया यूज टू मेक टेल्कम पाउडर, यूज टू मेक, इसका प्रयोग घमौरी, हिंदी मीडियम हम लिखेंगे घमौरी नाशक पाउडर। ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है ये मत सोचना ये ब्यूटी प्रोडक्ट है। ब्यूटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन बने तो जिंक ऑक्साइड हम टेक करेंगे, वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट साल्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे। फिलोसफर वूल, जिंक ऑक्साइड, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी आप इतना समझो एंटीसेप्टिक है, ये नाइसिल वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, मतलब डर्मिकोल, नाइसिल फॉर घमौरी नाशक, है ना, नॉट फॉर द ब्यूटी प्रोडक्ट, है ना। तो लिखो ये घमौरी नाशक पाउडर बनाने में प्रयोग होता है, पाउडर में प्रयुक्त होता है, लिख लो, शॉर्टली लिख लो, प्रयुक्त होता है। ठीक है, याद रखोगे। और क्या लो नोट करना है, ये सारे क्वेश्चन बोरिक एसिड घुमा फिरा के इतने एग्जाम्स कैसे पूछते आ रहे हैं, उंगलियों पे तैयार करो। ठीक है, और फिर इससे बाहर मैं यही कहूंगी एग्जाम का लेवल देख के चलो, चिंता मत करो, प्रैक्टिस बस करते रहो मेरे साथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अभी कमेंट पे ध्यान देती हूँ, थोड़ा सा कोर्स कवर कर लूं। बोरिक एसिड, हाँ याद रखो, यूज टू मेक आई ड्रॉप्स, यूज टू मेक आई ड्रॉप्स, लिखो इसे आंखों की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है, लिखो इसे आंखों की दवा, मैचिंग करवाएगा आपसे या फिर एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। इसे आंखों की दवा बनाने में कौन सा अम्ल आंखों की दवा के उसमें प्रयोग होता है? बोरिक एसिड। आईएएस तरुण कह रहे हैं इट्स ओके, प्लीज फोकस ऑन स्टडी। ओके जी। ओके, रोमित कह रहे हैं मैम जी मैं आपका लाइव क्लास तो नहीं कर पाता हूं बट आज कर रहा हूं मैं आपका सभी क्लास। गॉड ब्लेस यू डियर, ईश्वर आपको सफलता की हर खुशी से नवाजे। रोहित, जलवीर, ओके। आईएएस शंकर कह रहे हैं मैम पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूं, कोई उपाय बताओ। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, डिप्रेशन का यही उपाय है। जितना सोचोगे दूसरों की परवाह करोगे, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे, रोजाना शीशे के सामने खुद से कहा करो यू आर वेरी स्पेशल। हर इंसान अपने आप में स्पेशल है और आप भी स्पेशल हो। एक चीज में मुकद्दर आजमा रहे हो, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, क्या पता तुम्हारी किस्मत में कहीं और बदा हो। ईश्वर ने बस एक ही चीज याद रखा करो, ईश्वर ने मुंह दिया तो निवाला भी देगा। बस हमारी एक प्रॉब्लम है, हम दुनिया में सब में खुद को ढूंढते हैं, सबसे कंपैरिजन करते हैं, कभी अकेले में खुद से बात नहीं करते। कभी तुमने खुद की सुनी, तुम खुद क्या हो। किसी दिन स्पेशली बात करूंगी इन्हीं टॉपिक्स पे, स्पेशल सेशन लूंगी, क्योंकि आज तो फिर बहुत सारी बातें खिंच जाएंगी। होता है ये मनोस्थिति, हम समझते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के दौरान क्या होती है, घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर क्या होता है। सबसे बड़ा आंसरेबल खुद होता है बंदा कि कितना टाइम हो गया। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। चलो, तो बोरिक एसिड आप इतने एंगल से याद रखो, ठीक है। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा
इसका क्वेश्चन पूछता है, किसका? एसिड रेन का क्वेश्चन पूछता है। रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है किसका? अम्ल वर्षा का। कॉपी उठाओ, नोट करो। अम्ल वर्षा का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? गैसें पूछी जाएंगी अम्ल वर्षा के दौरान, अम्ल वर्षा के दौरान एसिड पूछे जाएंगे। याद रखो, एटमॉस्फेयर में दो प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं, बनते हैं, एक्चुअली पाए नहीं जाते, सब इंसानी करतूत है। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जो वायु प्रदूषक हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, ये पॉल्यूशन क्या करते हैं? इनको जब निश्चित तापमान मिलता है तो ये किससे रिएक्शन कर लेते हैं? वाटर वेपर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बनाता है क्या? ये बनाता है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बना लेता है नाइट्रिक एसिड। मेरी बात ध्यान से सुनना। और एग्जाम फिर अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्ल वर्षा का मुख्य कारक हैं, तो लिखो गैसें एसिड रेन का रीजन या एसिड रेन का कारक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर एसिड रेन। ठीक है, एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर एसिड रेन एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबल एसिड्स फॉर एसिड रेन। रिस्पॉन्सिबल एसिड्स फॉर एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन से अम्ल होंगे? अगर ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों दे रखा है तो बोथ का ऑप्शन ढूंढिए, और फिर भी सपोज 1% हमें एक ही चूज करना है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो। क्यों मैम? बिकॉज मेजॉरिटी के तौर पर ये मैंने आपको नाइट्रोजन की सिचुएशन बहुत अच्छे से समझाई थी। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में एक तो जल्दी बनते नहीं, लीस्ट रिएक्टिव गैस है, और बनते हैं तो इतनी जल्दी रिएक्शन करते नहीं। बनती हैं दोनों गैसें, लेकिन अगर आपको एक टिक करना पड़े तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। एसिड रेन का पुराना क्वेश्चन बनता है आपसे मार्बल कैंसर का। किसका बनता है आपसे? मार्बल कैंसर का क्वेश्चन बनता है। इसको ताजमहल के पीलेपन के नाम से, ताजमहल का पीलापन, कई बार आपसे एग्जाम पूछ चुका है ना, ताजमहल का पीलापन। याद रखो, ये रहा ताजमहल जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। पत्थर के ऊपर जब अम्ल वर्षा में प्रेजेंट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव पड़ता है तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट। ध्यान से सुनो, आपको रिएक्शन समझनी है, पूछेगा नहीं आपसे रिएक्शन। कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और जल बनेगा। ये रिएक्शन होती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल या ताजमहल के पीलेपन का कारण कौन है, समझो तो याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल वर्षा आता कहां से है? आता तो एसिड रेन के साथ ही है। कोई स्पेशली थोड़ी ना छिड़काव करने जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का ताजमहल पे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ताजमहल का पीलापन किसके कारण है? क्योंकि चूना पत्थर के ऊपर जब सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव पड़ता है तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, और इसको हम मार्बल कैंसर बोलते हैं। तो मार्बल कैंसर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4। क्या फॉर्मूला है? CaSO4। निम्नलिखित में से कौन ताजमहल के पीलेपन का कारण बनता है? याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, शुक्राम चौधरी बहुत अच्छे से डिटेल दे रहे हैं। खुशी पांडे, नित्या सिंह, नितेश सिंह, राव साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो मैम। पिछले कुछ दिनों से मैं ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो बात करते हैं। तो आपको एसिड रेन ऐसे याद रखो, मोस्ट प्रोबेबली इससे बाहर नहीं जाएगी। गैसें पूछेंगे, एसिड पूछेंगे, मार्बल कैंसर पूछेंगे, है ना। और इसका इलाज क्या है मैम? पीला हो जाए पत्थर, इसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ घिसाई। आंगन का पत्थर, बाथरूम का पत्थर घरों में पीला हो जाता है, क्या करवाते हो? घिसाई। घिसाई इलाज है। लेकिन ताजमहल की अगर हर साल घिसाई कराई जाएगी है तो नेशनल मॉन्यूमेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी तरीके से एसिड रेन का, और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बनता है किसका? आर्टिफिशियल रेन का। किसका? आर्टिफिशियल रेन का। तो लिखो कॉपी में, आर्टिफिशियल रेन, या जिसे हम कृत्रिम वर्षा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसे हम कृत्रिम वर्षा के नाम से भी जानते हैं। कृत्रिम वर्षा,
क्या होता है कृत्रिम वर्षा, जल्दी से देखिए। एटमॉस्फेयर में जब कोई, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, कोई जहरीली गैस फैक्ट्री से रिलीज हो गई और लोग मरने लग गए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो वहां पर क्या उपाय है? वहां पर वर्षा हो जाए, यही उपाय है। तो कृत्रिम वर्षा क्या होती है? बादलों के ऊपर छिड़काव कराया जाता है सिल्वर आयोडाइड, नमक और ड्राई आइस का। मेरी बात सुनो ध्यान से, मतलब सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। सुनो मेरी बात ध्यान से। बादलों के ऊपर छिड़काव कराया जाता है जब सिल्वर आयोडाइड, NaCl और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में और कृत्रिम वर्षा होती है। तो कृत्रिम वर्षा क्या भारत में कभी हो चुकी है? बिल्कुल। भोपाल गैस त्रासदी का क्वेश्चन आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे। भारत में भोपाल में सन 1984 की बात है, वहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस आप पढ़ते हो, जाना माना क्वेश्चन है। तो वो गैस जब रिलीज हुई थी तो वहां पर क्या कराना पड़ा था? वहां पे कृत्रिम वर्षा करवानी पड़ गई थी। यही उपाय होता है। थोड़े दिन पहले तुम पॉलीस्टाइरीन गैस सुन रहे थे, कहाँ माइंड से स्लिप हो रहा। अरे अभी लॉकडाउन के दौरान पॉलीस्टाइरीन गैस किस फैक्ट्री में, रबड़ की फैक्ट्री में रिलीज हो गई थी। इन गैसेस का बहुलक जहां पे बनते हैं, रबड़ रबड़ बनती है, ये अगर रिलीज हो जाते हैं, अब सपोज इस कमरे में अगर लैब में रिलीज हो जाए, स्टूडियो में, तो आप क्या करोगे? स्टूडियो में आप पानी, फायर ब्रिगेड से पानी छुड़वा दोगे। लेकिन जब पूरा पूरा 23, 24, 25 किलोमीटर में फैल गई ये चीज, फिर क्या करोगे? कृत्रिम वर्षा। इट इज अ कॉस्टली प्रोजेक्ट। तो आपको क्या याद रखना है? नोट करो, लिखो सिल्वर आयोडाइड, हिंदी मीडियम, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड तथा शुष्क बर्फ का प्रयोग। किसका? शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। चीजें आई होप सो समझ में आ रही हैं। अभिनंदन, अब्दुल बारिक, मोनिका यादव, शुभम यादव, अंजू शर्मा जी, मैम आपकी लाइव क्लास लेती हूँ, गॉड ब्लेस यू। गुलशन सरोज, राम रहीम पंचकूला वाले, अच्छा जी। शिवी शर्मा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। मोनिका यादव, छोटू, जलराम मीना, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। चीजें ओके। विशाखापट्टनम में हुआ था, अमित बिहारी ने बताया है, एब्सोल्युटली राइट। विशाखापट्टनम में हुई थी, पॉलीस्टाइरीन की घटना हुई थी। समझ गए ना मेरा इशारा? तो वो बात अलग है, मीडिया ने बताया नहीं कितने मरे। मेरी बात समझना, मीडिया के तो रोल से मैं बहुत परेशान हूं आजकल। मेरा मन ही नहीं करता टीवी देखने का। छोड़ो, गुस्सा कहीं और निकल जाएगा। बताया ही नहीं कितने मरे। तुम्हें क्या लगता है पॉलीस्टाइरीन पब्लिक पूरे वो जो आसपास लगे गांव थे, सब में फैल गई थी वो गैस? पता ही नहीं चला, वो मुद्दा दबा दिया गया। छोड़ो, खैर आ जाओ इधर। MCQs कुछ डिस्कस करते हैं, फिर इन चीजों को हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। चलो फटाफट MCQs का जवाब दीजिए और चीजों को नोट करते चलो, जब एक्सप्लेनेशन दूं स्पेशली तब, ठीक है। इसका आइकन नहीं आ रहा। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर? जल्दी से आंसर दो। इनमें से कौन सा अम्ल मार्बल कैंसर के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा अम्ल मार्बल कैंसर के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से जवाब दो। इनमें से कौन सा अम्ल एक मिनट रुको।
हाँ जी ओके, साथ साथ क्वेश्चन भी उसमें लिख देते हैं, सही, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा ये टेक्निकल इश्यू हो रहा था, माफ करिएगा। पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। एसिड यूज्ड टू मेक आई ड्रॉप्स, आवाज आ रही है प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी आवाज आ रही है प्रॉपर। पहला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। हाँ ये तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या कह रहे हैं, क्या हो गया मैम? कुछ नहीं हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। हाँ जल्दी से बताओ, वेरी गुड। नो वॉइस, अभी तो आ रही होगी आवाज। हाँ जल्दी से आंसर दो, वेरी गुड। हाँ जल्दी से आंसर दो। एसिड यूज्ड टू मेक आई ड्रॉप, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग आंख की दवा बनाने में किया जाता है? तो याद रखो, अभी बताया था मैंने कि बोरिक एसिड का प्रयोग, बोरिक अम्ल का प्रयोग, इसको मैंने बताया था टेल्कम पाउडर, है ना, टेल्कम पाउडर आई ड्रॉप बनाने के लिए, और एंटीसेप्टिक एसिड है ना, इस तरीके से बताया है। तो याद रखिए बोरिक एसिड इज द राइट आंसर। अभी तो दिक्कत नहीं आ रही, होप सो कि साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए। एसिड इंजेक्टेड बाय हनी बी इन आवर स्किन, जल्दी से बताओ, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया है, जल्दी से आंसर दो, वेरी गुड। कि इनमें से कौन सा अम्ल मधुमक्खी के द्वारा, या जिसको हम अपने अपने क्षेत्र में बरैया बोल देते हैं ना, उसके द्वारा, या लाल चींटी के द्वारा भी पूछ लेता है, आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है? इनमें से कौन सा अम्ल आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है? बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। संजीव राजपूत, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। परी, कन्वर, अर्जू, रंजीत, जीके एजुकेशन, अंकित, अजय, पिंकी, गौरव मिश्रा, गुलशन, वेरी गुड। खुशी, संजीव, कॉमेडी वीडियो, ओके। अनुराग प्रजापति, बहुत सही आंसर दे रहे हो, ठीक है। घटना चक्र की बुक कैसी है साइंस के लिए? ओके ठीक है, ठीक है। बस ये है, इसमें थोड़ा सा आपके कई बार मैंने रिएक्शन वगैरह में एरर देखे हैं, बुक्स वगैरह मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एसिड इंजेक्टेड बाय हनी बी इन आवर स्किन, अभी जो पीडीएफ्स दे रही हूँ उससे प्रिपरेशन करिएगा, और उसके अलावा अगर आप लेना चाहो तो पहली बात तो हमारी खुद ही थोड़े दिन बाद यहाँ से एग्जामपुर पब्लिकेशन की बुक आने वाली है, और अन्यथा आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ठीक है। चलो, एसिड इंजेक्टेड बाय हनी बी इन आवर स्किन, याद रखिएगा द आंसर इज मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मेथेनोइक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। हिंदी मीडियम अगर आपने फॉर्मिक अम्ल पढ़ रखा है तो वो गलत नहीं है, याद रखिए मेथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, HCOOH, जस्ट अ मिनट, हाँ, HCOOH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड कहीं ना कहीं, इसी को हम फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड एक ही बात है, ये कॉमर्शियल नेम है और ये IUPAC नेम है। कंफ्यूज मत हो जाना कि नाम बदल दिया इन्होंने, नाम कुछ नहीं बदल दिया, हम ही थोड़ा कंफ्यूज हो गए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर, जल्दी से बताओ कौन सा अम्ल अम्ल वर्षा के लिए ताजमहल का पीलापन या मार्बल कैंसर का कारण बनेगा? जल्दी से बता दो, वेरी गुड। फॉर्मिक एसिड, मिनी मिश्रा, वेरी गुड। राशि सिंह, कमल वर्मा, अनुराग, अनुज राजपूत, वेरी गुड। माया बिष्ट, संजय प्रजापति, बहुत सही आंसर दे रहे हो। संजना सिंह, नैतिक, गुर्जर, रंजन, लिरिकल विशाल सिंह, ओके। मैम आपसे कैसे संपर्क करें? आपसे, अच्छा आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मेरी बात हो जाएगी। आप शाम के टाइम में 4 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको स्टूडियो में ही मिलूंगी, ठीक है। चलो क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरी रिएक्शन लिखवाई है आपको, क्या कि अम्ल वर्षा के बाद सल्फ्यूरिक एसिड के दौरान कहीं ना कहीं क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट किस में तब्दील हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट में तब्दील हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 के गिरने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2SO4, ये मैंने बताया था। तो अम्ल वर्षा में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद जो क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट, ये कहीं ना कहीं मार्बल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड? जल्दी से आंसर दो, ये हम नहीं बताएंगे, बताओ जल्दी से, इनमें से कौन
ओके, दिक्कुश कह रहे हैं हमारे गांव में बारिश हो रही है। अपना ध्यान रखना, बारिश के दौरान वायरल बड़े तगड़े से फैलता है, ठीक है, इसलिए अपना ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। कह रहे हैं सी विजय कुमार कह रहे हैं, सतीश प्रजापति, संदीप का कोई, ओके, प्रभात राव, ज्योति कुमारी, वेरी गुड, आशुतोष सिंह, ठीक है, शिवी शर्मा, राहुल कुमार, राव साहब, विजय कुमार, वेरी गुड, शिवी शर्मा, वेरी गुड, अमर कुमार, ओके, कह रहे हैं ऑल इज द राइट आंसर। भाई देखते हैं, फॉर्मिक एसिड कहीं ना कहीं ये कहां प्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी छोड़ के जाती है, नेचुरल एसिड एक जीव के अंदर पाया जाता है, दूध में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड इज अ वीक एसिड, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में गठिया रोग का कारण बनता है, जॉइंट्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है तो सूजन और दर्द होने लग जाता है, जिसे गठिया या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा, ऑल अबव। जितने नेचुरल एसिड्स हैं वो ज्यादातर ईश्वर द्वारा, जो प्रकृति द्वारा चीजें बनाई जाती हैं, वो कभी भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती हैं, ऐसे याद रखो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। द क्वेश्चन इज व्हाट आयोडेक्स इज रिलेटेड टू, ये आप मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, आप दो आंसर नहीं तो हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपसे एग्जाम पूछेगा दर्द निवारक बाम में, आयोडेक्स नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा दर्द निवारक बाम में इनमें से कौन सा रसायन उपस्थित होता है। अनुज कुशवाहा, वेरी गुड, लीची प्रजापति, ओके, अश्विनी, लक्ष्मण, वेरी गुड, बबीता, राजीव, जैना, नेकपाल बघेल, वेरी गुड, पवन कुमार, टॉपिक वाइज क्लास नहीं होती मैम, मेरी क्लास हमेशा टॉपिक वाइज होती है, एसिड बेस चल रहा है, इससे पहले 3 चैप्टर खत्म किए हैं, उसमें सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज लिए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। चलो हरियाणा एस्पायरेंट, सोनू, वेरी गुड, नैतिक हुसैन, गुर्जर, बेरोजगार, अंशु जी, वेरी गुड, टॉप, ओके, ठीक है, चलो बहुत सही जा रहे हो। हाँ, मिथाइल एल्कोहल कच्ची शराब में प्रेजेंट होता है, जरा ऑप्शन वाइज ले लें, कच्ची शराब में प्रेजेंट होता है, कच्ची या जहरीली शराब में प्रेजेंट होता है मिथाइल एल्कोहल, ना कि आयोडेक्स वगैरह में। एसीटोन वगैरह का कहां पे यूज होता है, ये हो गया आपका नेल पेंट रिमूवर, या जिसको बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, ये हो गया आपका नेल पॉलिश रिमूवर। कहो मैडम ये क्या होता है, हमने तो यूज नहीं करा, तुमने नेल पॉलिश लगाई छोड़ो, व्हाइटनर यूज किया होगा, व्हाइटनर सफेदा, कार्यालय वगैरह में कभी गलती हो जाती है कागजातों पे तो सफेदा लगाया जाता है, वो लीगल माना जाता है। तो सफेदा या नेल पॉलिश, जिसको बोलते हैं नेल पेंट गर्ल्स यूज करते हैं, है ना, तो वो रिमूवर, स्प्रिट, डॉक्टर आया इंजेक्शन लगा के गया, है ना, उसको जिसको हम बोलते हैं स्प्रिट डेली लाइफ में, वो होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसीटोन, इसको नेल पॉलिश रिमूवर बोल सकते हो आप। बहुत सारे पेंट ऐसे होते हैं जो कि किस में घुलते हैं, जो कि इसी एसीटोन में घुलते हैं, जैसे तुमने बसें वगैरह पेंट होती देखी हो कभी, वो पेंट किसमें, स्प्रे पेंट, वो बसें वगैरह या कार ऐसे थोड़ी ना पेंट होती हैं कुची लेके, है ना, वो स्प्रे पेंट जो होते हैं वो ज्यादातर एसीटोन में घुलते हैं, जो पेंट जिसमें घुलता है उसी से छुटता है। नेल पॉलिश घुलती किस में है, जो पेंट्स होते हैं, जो नेल्स पे लोग ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं, वो एसीटोन में घुलते हैं, तो एसीटोन से ही सही हो जाते हैं। सूखी हुई डिब्बी, शीशियां बिल्कुल नहीं हो जाती हैं अगर बूंद बूंद करके उनमें एसीटोन डाल दिया जाए। मेथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो मेथेनॉल ये आपका आ जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं, वैसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से इसे हम, फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से आपको पढ़ाएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हिंदी मीडियम आप भी फॉर्मेल्डिहाइड। ममीज वगैरह पुराने आपको वो इजिप्ट की सभ्यता में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में, आई थिंक, क्या कि जब शरीर का दाह संस्कार नहीं किया जाता था, सभ्यता अनुसार उनकी बॉडी को मसाला लगा के रख लिया जाता था, तो बाकायदा ब्राउन कलर का मसाला होता था, और बिलीव नहीं मानोगे, बॉडी ऑब्वियस सी बात है, डेड बॉडी सालों साल रखी हुई, बिल्कुल मैं क्या बोलूं, स्केलेटन, लेकिन उस स्केलेटन के ऊपर जो मसाला लगा होता था वो उसको सड़ने नहीं देता था। तो फॉर्मेल्डिहाइड का लेप लगा के रखा जाता है जब किसमें, बॉडीज के ऊपर, तो ममीज तैयार होती हैं, याद रखिएगा, मेथेनॉल वहीं पे आ जाता है। रही बात मिथाइल सैलिसाइलेट की, ये दर्द निवारक बाम, आयोडेक्स, मूव, जंडुबाम इत्यादि इत्यादि, आपको ब्रांड का नाम नहीं देगा, आपको दर्द निवारक बाम पूछेगा। और एक क्वेश्चन यहीं पर नोट कर लो बच्चा, याद आ गया तो बता देती हूं, मिथाइल सैलिसाइलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नोट करो यहीं पे, इसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी मीडियम आप भी ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, विंटरग्रीन का तेल मत लिख लेना,
ठीक है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। क्यों? जैसे यूकेलिप्टस होता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, वैसे ही विंटरग्रीन नाम का एक पेड़ होता है, उसके तने पर जब जैसे गोंद बनता है, रबड़ बनती है, लेटेक्स निकलता है। थोड़ा जनरल नॉलेज अच्छी है तो समझ रहे होगे मेरी बातें, कि पेड़ के तने पर जब छुरा मारा जाता है विंटरग्रीन पेड़ पे, तो एक लसलसा पदार्थ निकलता है, उस तेल का प्रयोग होता आया है विंटरग्रीन तेल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसाइलेट को रासायनिक भाषा में बोला जाता है। चीजें क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। क्वेश्चन क्या है आपका? कोगुलेशन इज रिलेटेड टू, कोगुलेशन, ये साल्ट का क्वेश्चन चला गया, फटाफट आंसर दो। स्कंदन किससे संबंधित है? एक बात बताओ, खून निकलता है, नाई की दुकान पे गए दाढ़ी बनवाने और खून निकला, उसने तुरंत वहां पर क्या लगा दिया भाई? ओके, इतना लंबा लंबा। नितेश मिश्रा ऑफिशियल, गुड इवनिंग मैम, मैं स्टडी करने में बहुत वीक था बट आपका क्लास लेके, गॉड ब्लेस यू नितेश, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको बहुत सारी तरक्की दे। फॉर्मेल्डिहाइड को लाश पर लगाया जाता है जिससे मृत शरीर सड़ता नहीं है। शुभम बघेल बता रहे मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग हो गए हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, सीरियसली चीजें इतने अच्छे से कवर करते हो, द कैचिंग पावर इज वेरी गुड। सीरियसली मैं तो पढ़ाती ही अपने अंदाज में हूं, लेकिन आप लोग कैच बहुत अच्छे से करते हो, इसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए जितना अप्रिसिएशन करूं, बहुत अच्छा, गुड लक, बहुत अच्छा जा रहे हो बच्चा। चलो, कोगुलेशन इज रिलेटेड टू, नाई की दुकान पे फिटकरी मैडम ने बताई थी, जल्दी से टिक कर दो। है ना, कि ब्लेड अगर लग जाए तो वहां पर जल्दी से क्या लगा दिया जाता है? ब्लेड लगने पर तुरंत वहां पर फिटकरी लगा दी जाती है जिससे खून बहना बंद हो जाए, रक्त का बहाव बंद करने के लिए। याद रखो कि ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जानी जाती है, मतलब रक्त का थक्का, जिसे आपको बायो की लैंग्वेज में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग के नाम से पढ़ाया जाता है। हाँ जी, क्यों ब्लड क्लॉटिंग के नाम से पढ़ाया जाता है आपको, और एंटीकोगुलेंट के नाम से भी पढ़ाया जाता है कि रक्त की तो प्रवृत्ति है कि जैसे ही निकला वैसे ही जम गया, तो रक्त का स्कंदन ना हो जाए, इसलिए हिपेरिन का यूज किया जाता है। ये आपको बायो में पढ़ाया जाता है। आपने वो सुना होगा बाईपास सर्जरी, मेरी बात सुनो, ये तो चलता रहेगा, ये तो बहुत सारा मसाला हम डिस्कस करेंगे। बाईपास सर्जरी मतलब पूरी पूरी बॉडी का जब ब्लड बदला जाता है, ब्लड जब अशुद्ध हो जाता है, तो मशीन के माध्यम से बॉडी को, ब्लड को निकाल के और उसको प्योरीफाई करके अगली तरफ से मतलब फिर डाला भी जाता है, समझना मेरी बात। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ब्लड का थक्का ना जम जाए, तो कौन एंटीकोगुलेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है? ये बायो का क्वेश्चन आपसे बनता है। कौन मैडम आप तो बायो में चले गए, अरे तो क्या हुआ, साइंस अक्सर ऐसा कर देती है कि आपको दो सब्जेक्ट को आगे पीछे लाके खड़ा कर देती। तो क्या हिपेरिन, वो आपको फिर हिपेरिन पढ़ाते हैं आपको बायो में। तो जल्दी से देखो, रक्त का थक्का जमाने के लिए किसका यूज होता है? एलम, फिटकरी का प्रयोग होता है साल्ट के रूप में। केमिस्ट्री में जब एलम पूछी जाएगी तो रक्त का थक्का जमाने के लिए पूछी जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको स्कंदन या कोगुलेशन के नाम से जाना जाता है। स्कंदन या कोगुलेशन के नाम से जाना जाता है। नोट करना चाहो तो फॉर्मूला नोट करो, चाहो नहीं नोट करो, इट्स माय ऑर्डर। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O फॉर्मूला पूछेगा आपसे। इसे पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट का सल्फेट लवण, डबल साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है? डबल। वन साल्ट इज पोटेशियम सल्फेट एंड सेकंड इज एल्यूमिनियम सल्फेट। वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? कई बार तुमसे जय पूछ लेता है, रेलवे वालों से कई बार पूछा जा चुका है, असिस्टेंट लोगों, पायलट वालों से पूछा गया था कि फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या बताओ, तो कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 24। पोटाश फिटकरी में जल के मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या बताओ, तो पोटाश फिटकरी में वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 24। ये कैसा साल्ट है? ये एक डबल साल्ट है। कैसा साल्ट है? द्विक लवण है। कैसा लवण है ये द्विक लवण है, डबल साल्ट है। ये एक प्रकार का द्विक लवण है। समझ में आ रही है? छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। रक्त का थक्का जमाने के लिए फिटकरी को जाना जाता है। पाउडर एक्सटिंग्विशर इज रिलेटेड टू, ये मैं कई बार बता चुकी हूं, आज मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताओ, तुम बताओगे। वेरी गुड वेरी गुड। बनीत जयराल, वेरी गुड। अनुराग प्रजापति, मोहित चौहान, ओ मैडम मन्ने थारी क्लास बड़ी अच्छी लाग रही। ओके मने बच्चे भी बड़े चौखे लागे। गॉड ब्लेस यू ऑल आर सो इनोसेंट एंड सो लवली पीपल्स। नमस्ते मैडम, आज पहली कक्षा है, मैं प्राइवेट संस्था में साइंस पढ़ाता हूँ, आपसे भी पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिस इज जस्ट योर ग्रेटिट्यूड, योर वर्ड्स आर रियली जस्ट योर ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। जहाँ भी पढ़ा रहे हैं
बड़ी शिद्दत से बच्चों की सेवा करो। मैं इतना जानती हूं अब तक के टीचिंग करियर में, 8 सालों के टीचिंग करियर में मैंने अपने आप से यही सीखा है, अगर आप स्टूडेंट्स के संग ऑनेस्ट हो तो आपको यह समझाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आपके प्रति क्या इंटेंशन रखते हैं। आपका काम आपकी इंटेंशन को व्यक्त करता है, आपको शब्दों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक चीज याद रखो, स्टूडेंट जो छात्र वर्ग है ना, ये अगर कहते नहीं जब दिल पे चढ़ाता है तो फिर चढ़ाई लेता है, और जब पटकता है ना तो फिर कहते नजरों में चढ़ना और नजरों में गिरना ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं, बाकी समझदार हो। चलो आ जाओ। पाउडर एक्सटिंग्विशर्स रिलेटेड टू शुष्क अग्निशामक संबंधित हैं। पेट्रोल पंप पर लटकी हुई 4 बाल्टियां, जल्दी से याद करो। पेट्रोल पंप की 4 बाल्टियों में क्या भरा देखा? पेट्रोल पंप की 4 बाल्टियों में अक्सर हमने, या फिर पेट्रोल पंप या सरकारी कार्यालयों में अक्सर रेत भरी देखी होगी, बट खाली रेत नहीं होती है, रेत के साथ बेकिंग सोडा यूज होता है। 3:1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपने किसी मेडिकल स्टोर वगैरह से पैकेट खरीदा है शुष्क अग्निशामक का, पाउडर एक्सटिंग्विशर का, तो उसमें 3 हिस्सा रेत मिलेगी और 1 हिस्सा बेकिंग सोडा मिलेगा, मतलब NaHCO3 मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं। किचन में हम मीठे सोडे के नाम से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जाना माना क्या है, ये अग्निशामक हैं दोनों। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी बोथ, ए और बी बोथ। आप लोग सोच रहे हो कि मैम बेकिंग सोडा तो ब्रेड रेड बनाने में यूज होता है, केक बनाने में यूज होता है, ये यहां क्या कर रहा है? तो यार बेकिंग सोडा ये NaHCO3 जैसे ही एनवायरमेंट में या वाटर के संपर्क में आता है, आग के संपर्क में आता है, ये तुरंत कौन सी गैस रिलीज करता है? बच्चा मेरी बात सुनो अब तुम लोग ध्यान से, आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। बेकिंग सोडा नींबू के एग्जाम कई बार पूछ चुका है ना आपसे, सुनो मेरी इंटेंशन समझो। नींबू निचोड़ने पर बेकिंग सोडा पे कौन सी गैस निकलेगी? आंसर इज CO2। बेकिंग सोडा या आपसे पूछे इनो को, जैसे ही इनो को या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम पढ़ाएंगे आपको, अम्लनाशक होते हैं, पेट में एसिडिटी बनती है तो हम इनो वगैरह पीते हैं। तो वो जब आप पानी उसमें डालते हो, पानी में डाल के जल्दी पी जा क्यों? क्योंकि उसमें CO2 रिलीज हो रही है। कोका कोला पे जब नमक डालते हो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2 रिलीज हो रही है। ऐसे ही बेकिंग सोडा के साथ तुम्हें ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और कब किस एंगल से इस रिलेशन को पूछ लें मैं नहीं कह सकती, ठीक है? फिलहाल जितने एंगल से पूछा वो मैंने आपको बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करिए। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल रेन? बिल्कुल अभी मैंने आंसर दिया, ये मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल। मोहित चौहान मैडम आप बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू डियर। रॉकी गुर्जर, रिदमा वेरी गुड। रॉकी गुर्जर मैम ने धमकी दे दी, मैं पढ़ लेता हूं, चलो ठीक, इस बहाने फायदा हो गया। मोहित चौहान वेरी गुड। अमन सिंह, लिरिकल विशाल सिंह, इनोसेंट, अमित बिहारी, ओके। चंदा सिंह जल्दी से आंसर दो। हेमा बहुत अच्छा आंसर दे रही। मैम स्टोमक में HCl एक्सेसिव होता है तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं? डाइल्यूट करने के लिए नहीं, एसिड बन रहा है पेट में तो ऊपर से कोई बेस पी लो। हेमा जी ये करते हैं। किचन में बेकिंग सोडा रखा है, गटक लो। किचन में अगर आपके एग्जाम्पल इनो वगैरह तो मिलते ही मिलते हैं, मैं आपको घर में डोमेस्टिकल पर्पज से जो बेसिस हम खा सकते हैं, घर में हम जो भी बेस खाते हैं खाने में, जैसे बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं ज्यादातर किचन में, ये जाना माना बेस है, ईटेबल बेस है ना? तो अगर पेट में एसिडिटी हो रही है तो ऊपर से बेस पियो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है? डाइल्यूट नहीं कर रहे हो आप यहां पे न्यूट्रलाइजेशन करने का काम कर रहे हो, ठीक है? अम्लनाशक के रूप में कल की क्लास में मैं पक्का पढ़ा दूंगी आपको। हेमा, अमित बिहारी वेरी गुड। लवराज स्टेटस मैम आज बरैया ने काट लिया तो मैंने आपका बताया गॉड ब्लेस यू ये मसाला, दीज आर द फ्लेवर्स ऑफ माई क्लास, सीरियसली। और ये ऑफलाइन में भी मिलते हैं, 2-4 फ्लेवर होते हैं मेरे क्लास के। कह रहा मेरे बरैया ने काट लिया, चल ठीक है ठीक है। निम्न में से कौन कृत्रिम वर्षा से संबंधित है? तो भाई कृत्रिम वर्षा से संबंधित सिल्वर कौन है भाई? जल्दी से बताओ। सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी में यूज होता है, ये हम आपको करवा देंगे, ठीक है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, AgBr जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट ये इलेक्शन इंक होती है, मतलब इलेक्शन इंक नहीं समझ में आई? वोट डाल के आए, उन्होंने आपके हाथ पे उंगली पे लगा दी, इलेक्शन इंक, मतदान में प्रयोग की जाने वाली स्याही।
तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का बनने वाला बार बार का क्वेश्चन। मैं तो कहती कुछ नया पूछो, मेरे बच्चे नहीं हिलकेंगे इन क्वेश्चंस में, कुछ नया पूछो। वन डे एग्जाम्स हलवा बना के रख दूंगी अगर दोनों ने प्रॉपर मतलब दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन बना, और नहीं तो कोई बात नहीं, मस्त ना मस्ती में आग लगे बस्ती में, आ जाओ उधर। ठीक है, तो यहां पर सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सिल्वर आयोडाइड NaCl और ड्राई आइस सॉलिड CO2, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो समझ में आया। सिल्वर ब्रोमाइड ये आपसे फोटोग्राफी में पूछा जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट इलेक्शन इंक में यूज होता है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन डिस्कस करो। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? फोटोग्राफी इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ भाई, एक तो अभी हम बता ही चुके हैं। वेरी गुड, ओके वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो। विकी सिंह मैम, मेरा नाम बोल दो, विकी सिंह। ओके, तुम्हारा दुनिया नाम जाने। अरे मैडम की तो बात छोड़ो, इसीलिए प्रयासरत हैं। शिवी शर्मा, मोहित चौहान, आग बुझाने में किसका यूज होता है? मोहित चौहान, आग बुझाने में घुमा फिरा के कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक हम आपसे डिस्कस करेंगे। अग्निशामक के रूप में ये सिलेंडर निकल पाएगा? आपसे बोल रही, निकल जाएगा? जरा दिखाना, निकाल देना जल्दी से। 1 मिनट रुको, अभी तुम बता रहे हो, टाइम तो नहीं हो गया तुम्हारी क्लास का? ओके, निकल जाएगा, इधर ले आओ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स को, अब ध्यान से देखो को मैडम क्या क्या करते हो, यहां पे ध्यान से देखो, A, B और C लिखा होता है। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स के ऊपर ये A, B और C लिखा हुआ है। ये क्या है? ये आपको बताता है कि ये वाला जो एक्सटिंग्विशर है, इसको पकड़ो, हाँ हो गया। A, B और C लिखा होता है। कहो मैडम ये क्या हो गया? ये होता है, आवाज आ रही, कहीं बंद तो नहीं हो गई? हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर जब A, B और C लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये तीनों प्रकार की आग के ऊपर चलेगा। इसको बोलते हैं क्लास ऑफ फायर्स। क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ फायर्स, आग के प्रकार। इसको हम पढ़ाएंगे किसी दिन, ब्रीफली लेंगे। ए क्लास फायर जब ठोसों में आग लगती है, सपोज फर्नीचर में आग लग जाए, कोयले में आग लग जाए, लकड़ी में आग लग जाए, कंडे में आग लग जाए, ए क्लास फायर। बी क्लास फायर जब आग लगती है किसमें? हाँ, जब आग लगती है किसमें? जब आग लगती है लिक्विड में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तो बी क्लास फायर, उस पे भी चलेगा ये। और अगर हम बात करते हैं सी क्लास फायर, ये क्या होता है? जब गैसों में आग लगती, एलपीजी का सिलेंडर फटा और लोग मर गए, कोई गैस मेथेन एथेन फैक्ट्री में रिलीज हुई और लोग मर गए, तो वहां पर सी क्लास फायर। लेकिन कुछ एक्सटिंग्विशर ऐसे होते हैं जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, तो प्रॉपर इनका जोन होता है, तो किसी किसी पे खाली ए या खाली बी और सी लिखा होता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं एक छोटा सा यहां पर ले आई एग्जांपल कि फायर एक्सटिंग्विशर्स डिपेंड करता है तुम्हारी आग कैसी है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द क्लास ऑफ फायर, उस हिसाब से एक्सटिंग्विशर होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आओ। फोटोग्राफी संबंधित है। फोटोग्राफी भाई किससे संबंधित है? फोटोग्राफी इन दोनों से संबंधित है। किस किसका? सिल्वर सोडियम थायोसल्फेट। मेरी बात ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट करो। Na2S2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं। इसे हाइपोविलियन के नाम से, इंग्लिश मीडियम आप भी नोट करिए, हाइपो सॉल्यूशन, आप नोट करिए हाइपो सॉल्यूशन। इसे हाइपो सॉल्यूशन और फिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। So note down in your copies that sodium thiosulfate, which is also known as the hypo solution and the hypo solution and fixer, इसका तो यूज होता है नेगेटिव की धुलाई के दौरान, फिक्सर जो कि फोटो को ब्लर होने से बचाता है, और नेगेटिव की धुलाई के दौरान कहीं ना कहीं एक बेस का प्रयोग होता है जिसे हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता भी चुकी हूं कि सिल्वर ब्रोमाइड एक बेस होता है। नेगेटिव धोने के दौरान कई बार जब अम्लीयता ज्यादा हो जाती है, एसिड ज्यादा गिर जाता है, तो वहां पर न्यूट्रलाइजर की जरूरत होती है, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगी। और कल की क्लास में शायद याद है मुझे, मैंने आपको बताया था ऑक्सैलिक एसिड बेसिकली यूज होता है नेगेटिव की धुलाई के दौरान। तो फोटोग्राफी के कितने क्वेश्चन याद रखोगे? इधर आओ, फोटोग्राफी के कितने क्वेश्चन याद रखोगे? ऑक्सैलिक एसिड यूज्ड इन फोटोग्राफी, हाइपो सॉल्यूशन, फिक्सर एंड सोडियम थायोसल्फेट, ये तीनों एक ही बातें हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसको और कौन सा, अगर आपसे पूछे कौन से सिल्वर हैलाइड का यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। हैलाइड मतलब, अरे यार ब्रोमीन इज द हैलोजन, है ना? तो इतने क्वेश्चन तो तुम आराम से कर लोगे।
ठीक है? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, आ जाओ। एसिड रिएक्ट्स विद ग्लास, इनमें से कौन सा अम्ल कांच के साथ अभिक्रिया करेगा? आंसर दो, नहीं तो हम आंसर देंगे। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो। मोहित चौहान मैडम, आग बुझाने में किसका यूज करते हैं? बता तो दिया यार, जल्दी से बताओ। हाँ, चुलबुल पांडे क्या कह रहे हैं? मैम आज पहली क्लास है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डियर। चलो, बी कंटिन्यू इन द क्लास विद कॉपी पेन एवरी डे। ठीक है मिस्टर विक्कू, मैम फिजिक्स की क्लास कब चलती है? फिजिक्स की क्लास 5 से 6 चलती है, मेरी 6 से 7 चलती है, 5 से 6 योगेश सर आपकी फिजिक्स की क्लास लेते हैं। जैसे लाल लाल मेरा पोस्टर होता है, वैसे लाल लाल उनका पोस्टर होता है। चलो, एसिड रिएक्ट्स विद ग्लास, बोथ ऑफ द एसिड्स रिएक्ट्स विद ग्लास। नाइट्रिक एसिड, ये मैंने कल आपको बताया था कि इसे कभी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाता क्योंकि ये कांच की तली गला देगा। इसी प्रकार से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये भी कांच खा लेता है, ऐसे समझो। कांच की कटिंग करने में, कांच के ऊपर राइटिंग मतलब लिखने के लिए, ये मैंने आपको कल बताई थी चीजें। यहां पर नोट करो कि कांच के पात्र में कौन सा अम्ल नहीं रखा जाता? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनको कभी भी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाता, नहीं तो ये तली गला देंगे। तो किसमें रखा जाता है? ध्यान से सुनो, कंसेप्ट को समझो। इनको एल्यूमिनियम जैसी लीस्ट रिएक्टिव मेटल में रखा जाता है, काफी डाइल्यूट करके रखा जाता है। इन एसिड्स को लैब में कभी भी प्योर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में नहीं रखा जाता, और यूज किया जाता है तो बिल्कुल तुरंत बनाया और यूज किया, प्रिजर्वेशन नहीं किया जाता इन एसिड्स का प्योर फॉर्म में। इनको कभी भी लैब में यूज करते हैं। और स्कूल वाले बच्चों, अगर तुम लोग बोलोगे कि मैम नाइट्रिक एसिड हमने तो देखा अपनी लैब में, एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है स्कूल कॉलेज लेवल पे तुम्हें नेचुरल एसिड्स दिए जाते हैं, प्योर एसिड्स दिए जाते हैं? यू आर द लर्नर, यू आर द कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट, यू आर नॉट द एक्सपर्ट साइंटिस्ट। आपको सैंपल दे दिए जाते हैं सिर्फ सीखने के पर्पज से, वो नेचुरल एसिड्स ओरिजिनल नहीं होते हैं। खैर, इधर आ जाओ। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों एसिड यूज किए जाते हैं किसमें? They never preserve in glass. Note down. They never preserve in glass. इन्हें कभी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाता, इन्हें कभी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाता। They reacts with glass. They always used to preserve in aluminium vessels. लिखो, इन्हें सदैव, they always used to preserve in aluminium. एल्यूमिनियम वेसल, जैसे कोका कोला बिक जाता है, दारू बिक जाती है, बियर किसमें? केन में। केन का कंसेप्ट मैंने कई बार आपको समझाया है कि कभी भी कोका कोला, थम्स अप या कोई भी खट्टी चीजें कभी भी धातु के पात्र में नहीं बिकती हैं। सिरका, केचप, खट्टी चीजें, सॉस, चटनी अटनी, खट्टी चीजें कभी भी घर में अचार मम्मी रखती हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन में रखती हैं। कभी धातु का और एसिड का कॉम्बिनेशन नहीं देखोगे। लेकिन अपवाद स्वरूप 2 धातुएं हैं, एक है टिन, सुनो मेरी बात, एक है टिन और दूसरी है एल्यूमिनियम। ये 2 धातुएं हैं जिनको केन बनाने में प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन जब केन बनाते हैं इनकी, केन समझ रहे हो, जब केन बनाते हैं इनकी, तो उनमें जो एसिड रखते हैं वो डाइल्यूट रखते हैं। बियर रखेंगे जिसमें अल्कोहल मात्र 8 या 10% होता है। वाइन या विस्की नहीं बिकेगी। किसमें? समझ में आ रही मेरी बात? अब तो तुम्हें समझ में आ रहा, काफी होशियार हो। क्यों? इसमें बियर बिक जाएगी, कोका कोला, थम्स अप बिक जाएगी, कोई वीक एसिड रखा जा सकता है एल्यूमिनियम और टिन के बर्तनों में, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड रख दिया जाएगा, बिकॉज धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स विल क्विकली रिएक्ट विद द मेटल्स एंड दैट इज द रीजन कि घर में अचार जब मम्मियां रखती हैं तो हमेशा चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में रखती हैं। यही केमिस्ट्री है, डेली लाइफ की केमिस्ट्री है। वन डे एग्जाम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता है कि तुम जिंदगी आंखें खोल के जीते हो या आंखें बंद करके जीते हो। साइंस सब्जेक्ट तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में समझा है या खाली मैडम जी ने पैराग्राफ पढ़ाया और बच्चों का होमवर्क में इसके क्वेश्चन टिक करके लाना, चैप्टर कंप्लीट। ये इंडियन एजुकेशन। छोड़ो, ज्यादा बोल दूंगी तो बुरा लग जाएगा किसी को। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल के सेशन में। नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड। आपके अगले टीचर वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।